चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। माय नेम इज़ निकेश कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इज मैजिक। टुडेज टॉपिक इज circumference of circle and area. Now we are find how to find the circumference of a circle and how to find the area of circle. Okay, and both formulas circumference and area. Okay, तो first of all हम देखेंगे कि वर्त क्या होता है। वर्त की परिधि और वर्त के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ें। फर्स्ट जो है हमारा वो है वृत्त, यानी इसको बोलते हैं सर्किल। होता क्या है, अगर आप पहली बार हमारे नए चैनल पे आए हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में मैंने पहले बिंदु पथ लोकस पढ़ा रखा है, उसके अंदर मैंने वर्त के बारे में पूरा बताया है, वर्त की डेफिनेशन वहाँ बताई हुई है। और आप अगर अभी तक उन लोगों वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके आप आराम से देख सकते हो। ओके, फिर मैं बता देता हूँ वर्त क्या होता है। वर्त होता है कि किसी भी एक बिंदु आप जानते हैं क्या होता है। बिंदु का मतलब होता है कि एक ऐसी आकृति जिसके अंदर ना हाइट हो, ना उसकी ऊंचाई हो, ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना बेस हो, ना लेंथ हो, ना हाइट हो, कुछ ना हो। यानी पेन की एक नुक या मार्कर तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, पेन की एक नुक जो 2D के अंदर ऐसे लगाएं तो ये जो आकृति बनती है उसको बोलते हैं बिंदु। ठीक है, तो किसी पॉइंट से एक फिक्स दूरी r का जब बिंदु पथ तैयार करते हैं 360 डिग्री के कोण पे, जब इस R को हम चारों तरफ ले जाते हैं, यानी हर एक बिंदु, तो इसका जो बिंदु पथ होता है, मतलब ये पथ जिसके अंदर सभी ऐसे पॉइंट जो कि दी हुई कंडीशन का क्या करें, पालन करें, तो उस पूरे बिंदु पथ को क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। देखिए मैंने R यहाँ से आप देखोगे तो भी R है, यहाँ से देखोगे तो भी R है, नीचे देखोगे तो भी R है। ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, इन सभी पॉइंटों को मिला दिया आपस में। तो ये जो पूरा है वो कहलाता है वृत्त, सर्किल। इसके अंदर जो R होती है, R, इसको बोलते हैं रेडियस, यानी कि त्रिज्या। और अगर मैं इसको पूरा मिला दूं जो कि सेंटर से होके जाए उसको बोलते हैं व्यास, डायमीटर। ओके, तो डायमीटर जो है व्यास इज इक्वल टू होता है 2r, मतलब जो त्रिज्या होती है उसका दुगुना कहलाता है व्यास, और ये होता है इसका सेंटर मतलब केंद्र पॉइंट। ओके, और अब मैं बात करता हूं परिधि की। परिधि, सर्कमफ्रेंस, परिधि होती है ये, इसको बोलते हैं परिधि। परिधि का मतलब होता है कि जो बिंदु पथ जो जिसके द्वारा ये पूरी जो ये जो लाइन जा रही है, देखिए यहां से अगर मैं पॉइंट स्टार्ट करता हूं, मान लीजिए ये एक पूरा सर्किल है, सर्किल के अंदर मैंने यहाँ पे एक कोई गाड़ी स्टार्ट की, मान लीजिए एक रास्ता है इस आकृति का, यहाँ से मैंने गाड़ी स्टार्ट की, यहाँ वो चलती जाती है, चलती जाती है और वो वापस यहीं पहुँच जाती है, इसको बोलते हैं परिधि। इस जो लंबाई, ये दूरी जो है इसकी पूरी, इसको बोलते हैं परिधि। इसको हम एक आकृति के अंदर देखेंगे आराम से, पहले आप ऊपर से समझ लीजिए। फिर आता है क्षेत्रफल, एरिया। एरिया क्या होता है, इस पूरे वर्त का पूरा भाग जो इस पूरी आकृति को क्या करे, कवर करे, उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। ये जो डार्क एरिया जो है इसको बोलते हैं क्षेत्रफल, एरिया। गॉट इट। वर्त, परिधि, क्षेत्रफल, आपको सारी चीज़ों का नॉलेज हो गया, क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मैं आपको इस तरह से समझा सकता हूँ। मान लीजिए कोई रेखा है, यहाँ पॉइंट A है, यहाँ पॉइंट B है। ठीक है, मान लीजिए मेरा कोई सर्किल है जिसका कोई पॉइंट C है, C पॉइंट यहाँ है। ठीक है, मान लीजिए किसी भी साइकिल का एक पहिया मान लीजिए, या फिर किसी भी तरीके की कोई एक आकृति मान लीजिए, और ये मान लीजिए कोई रोड है, सड़क है। ठीक है, ये ऐसे घूमता है। मैं इसकी परिधि बता रहा हूँ कैसे आप
उसका मेजरमेंट करोगे कि परिधि आखिर होती क्या है। मान लीजिए मैंने इसको हल्का सा घुमाया तो इसकी स्थिति कुछ ऐसी आ गई। इसकी आकृति कुछ यहाँ आ गई, तो ये जो सी पॉइंट होगा वो यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ आ गया, क्योंकि मैं जैसे ही इसको घुमाऊंगा तो ये सी ऊपर इस तरफ चलता जाएगा। जैसे जैसे मैं इसको इधर घुमाऊंगा तो सी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मतलब ये सी पॉइंट हो गया। ठीक है, कुछ टाइम बाद मैंने कुछ और घुमाया, थोड़ा और घुमाया, इसको और घुमाया, तो मान लीजिए इसके अंदर मेरा सी पॉइंट यहाँ आ गया। ठीक है, मैंने कुछ और घुमाया, तो ये पॉइंट मान लीजिए सी मेरा यहाँ आ गया। ठीक है, मैंने इसको और घुमाया इस आकृति के अंदर, तो ये सी पॉइंट यहाँ आ गया। ठीक है, और फिर मैंने कुछ देर और घुमाया, तो मान लीजिए सी पॉइंट यहाँ आ गया। मैंने थोड़ा और घुमाया तो ये पॉइंट है। देखिए ये रेखा जो है ए बी एक रेखा है, रेखा में ए पॉइंट जो है यहाँ से मैंने सी को स्टार्ट किया था, ये जैसे जैसे यहाँ से लेके यहाँ आता है, इसकी 4 स्टेप जो होती हैं उसके अंदर देखिए जो सी पॉइंट जो है, ये सी पॉइंट है वो ऊपर है, हवा में है। मतलब दैट मीन्स ये पहले में यहाँ है, दूसरे में यहाँ है, तीसरे में यहाँ है, लेकिन जब मैं चौथी बार राउंड करता हूँ इसका तो वो पॉइंट फिर से रेखा पे आ जाता है। देखिए यहाँ पे रेखा पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर से रेखा पे आ जाता है। मतलब उसका जो सर्कल जो लिया है अपने, उसका पूरा राउंड हो चुका है। यहाँ पे पूरा राउंड का मतलब है जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था फिर से वही पॉइंट नीचे आ गया रेखा पे, मतलब यहाँ जाके इसका क्या हुआ है, पूरा एक राउंड हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि सर्कल जो है उसकी सरकमफ्रेंस यानी जो परिधि होती है वो यहाँ ए से लेके बी तक की पूरी एक डिस्टेंस, पूरी एक दूरी होती है। यानी मैं कह सकता हूँ इसकी जो परिधि होगी, वर्त की परिधि जो है उसका मेजरमेंट कुछ यूं कर सकते हैं कि ये तय की गई जो दूरी होती है ए बी, ये होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि वर्त की परिधि होती है वो क्या होती है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, वो वापस उसी रेखा में आते हैं, यानी वापस सड़क पे आते हैं, तो उसका एक पूरा चक्कर माना जाता है उसको। उस चक्कर के अंदर जितनी वो डिस्टेंस तय करता है उस डिस्टेंस ही उसकी एक परिधि कहलाती है। अब वो कितनी बार और चक्कर निकालता है उससे मतलब नहीं है, परिधि सिर्फ उसके अंदर मेजरमेंट हो गई, एक चक्कर के अंदर मेजरमेंट हो गई कितनी होती है। उसके बाद अगर वो घूमता है तो हम चक्करों की संख्या निकालेंगे, कितने राउंड हुए, नंबर ऑफ राउंड्स कितने हुए उसको निकालेंगे। किसके अंदर, टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी, और एक सर्कल के अंदर एक पूरा जब राउंड लेता है उसके अंदर कितनी परिधि आई है, उससे अगर डिवाइड कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये थी वर्त की परिधि। अब वर्त का क्षेत्रफल तो आपको समझ में आ गया होगा, ये मेरा वर्त है। वर्त का क्षेत्रफल जो होगा वो पूरा होगा, मतलब वर्त की जो आकृति है उसके अंदर हर एक पूरा किसी भी पॉइंट में ले लूँ तो उसको सभी को ऐड करके ये पूरा क्या होगा, ये मेरा क्षेत्रफल एरिया होगा। ठीक है, ये था पूरा वर्त के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। आगे है अगला पॉइंट जो है वो है 2 सकेंद्रीय वर्तों वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, 2 परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ काउंसिल एरिया बाई किसके द्वारा, कंसेंट्रिक सर्कल्स। पहले तो आप ये समझिए कि सकेंद्रीय वर्त क्या होते हैं और फिर उनका परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए मैं कहूँ कि ये कोई मेरा एक वर्त है, ये एक मेरा वर्त है, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक छोटा वर्त बनाता हूं और दोनों का सेंटर सेम है। सेंटर मतलब केंद्र जो है वो दोनों का सेम है, ठीक है।
मैं कहूँगा कि इसकी जो है त्रिज्या वो है r1 और इस बड़े वाले की त्रिज्या जो है वो है r2। ठीक है, तो देखिए दो सहकेंद्री का वृत्त होता है, इसका मतलब होता है किसी वृत्त के अंदर वृत्त, यानी एक वृत्त की त्रिज्या छोटी और दूसरे वृत्त की त्रिज्या बड़ी, तो उसको बोलते हैं सहकेंद्रीय वृत्त। और सहकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी ये क्षेत्रफल, ये परिबद्ध क्षेत्र, तो हमें ये निकालना है, ये क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? पूरा क्षेत्रफल, बड़े वाले का क्षेत्रफल और छोटे वाले का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल सकते हैं। देखिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r1 स्क्वायर। बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r2 स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूँ बड़े वाले में से अगर मैं छोटे वाला घटाऊँ तो मेरे पास ये बच जाएगा, तो मैं इसको क्या कहूँगा कि पाई r2 स्क्वायर में से अगर मैं पाई r1 स्क्वायर घटाऊँ, छोटे वाला घटाऊँ, तो मेरा क्षेत्रफल परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? पाई कॉमन ले लूँगा तो r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, जहाँ पे जो r2 होती है वो क्या होती है? ग्रेटर देन होगी r1 से। ये अपना फॉर्मूला है। तो जब कहे दो सहकेंद्रीय वृत्तों का परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कीजिए, पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, जहाँ पे r2 जो होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए एक पॉइंट है, एक पहिए द्वारा 1 मिनट में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था आपको ये पॉइंट, लगाए गए चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या जब पूछे तो क्या होगा? तो तय की गई दूरी बटा उसकी परिधि, पहिए की परिधि। ठीक है, मतलब टोटल दूरी कितनी तय हुई है और उसकी परिधि कितनी है। अगर टोटल दूरी में से अगर मैं परिधि को डिवाइड करता हूं तो क्या आता है? चक्रों की संख्या मिलती है। गॉट इट? अब देखिए क्या करेंगे हम, कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक तो नॉर्मल एग्जांपल बता दूं मैं, एक दो तो नॉर्मल एग्जांपल्स ये कि वृत्त की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल वो हमें गिवन है। वृत्त की परिधि दे रखी है 176 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर मैं आपको पूछूं कि अगर परिधि इतनी है तो आर क्या होगा? आर क्या होगी? सॉरी, देखिए वृत्त की परिधि कितनी होती है? आपको इसका फॉर्मूला पता है? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। अभी आपने पढ़ा है कितनी? 176 आपको परिधि। आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, जो वैल्यू है वो लिखनी है, आपको फाइंड आउट करना है जो वैल्यू पूछिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना। देखिए मैं आर जो है इसको 176 में अपॉन में डिवाइड कर दूंगा 2 पाई। अब आपको मैंने बात नहीं बताई, अब मैं आपको बता दूं पाई क्या होता है। देखिए पाई जो है वो एक ऐसी गणित की ऐसी राशि है जो हमारे भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जो थे उन्होंने 499 AD ये सन है, इस सन के अंदर पाई की वैल्यू दी थी। वो कितनी दी थी? पाई की वैल्यू उन्होंने बताई थी 62,832 अपॉन 20,000। इतनी राशि उन्होंने पाई की वैल्यू बताई थी, जो अप्रोक्सीमेट अगर सॉल्व करने करें तो ये वैल्यू आती है, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये आती है पाई की। ओके, लेकिन देखा जाए तो जो पाई होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर होता है। लेकिन पाई की अगर वैसे हम यूज़ करें तो पाई को हम ये ले लेते हैं 22/7 या 3.14, ये वैल्यू लेके हम चलते हैं पाई की वैल्यू। लेकिन पाई की वैल्यू
एक्चुअली ये होती है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर इसको देखें तो ये परिमेय संख्या है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, सीधी आपको पाई की वैल्यू या तो ये रखनी है या ये रखनी है। ओके, तो देखिए r बराबर क्या होगा 176/2। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो बटा 7 ऊपर जाएगा n × 7। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, जो वैल्यू आए उसको आप r बता देना। तो इस प्रकार के अगर किसी वर्ग की परिधि या क्षेत्रफल जो भी दिया हो उसके द्वारा हम r निकालने हैं तो हम r आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आपको कुछ चीज़ें किलोमीटर में दी होंगी। किलोमीटर, 1 किलोमीटर जो होता है उसके अंदर होते हैं 1000 मीटर, 1000 मीटर। ठीक है, और 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो अगर आपको कभी भी 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो या सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना हो या सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। मैं आपको बता दूं कैसे। हालांकि ये छोटी चीज़ें, छोटी क्लासों की चीज़ें हैं, आपको पता होगा, आप कहोगे कि सर ये क्या बच्चों वाली चीज़ें बता रहे हो, लेकिन मैं खुद मानता हूँ कि बच्चों की नहीं, बड़े होने के बावजूद भी इनमें काफ़ी बार गलतियाँ हो जाती हैं। कई बार मिस्टेक हो जाती है या फिर कई बार ध्यान नहीं आता कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, किसको क्या करना है। देखिए 1 किलोमीटर है, इसके अंदर होता है 1000 मीटर। ठीक है, मैं कहूँ कि 5 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होंगे, तो आप क्या कहोगे कि 5 × 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, यानी 5000 मीटर होंगे। ठीक है, पर मैं कहूँ कि 7000 मीटर है, 7500 मीटर है, तो कितने किलोमीटर होंगे। तो देखिए आप ऐसे कर लीजिए कि 1 किलोमीटर बराबर ये है, तो 1 मीटर बराबर कितना हो गया, अब इसको इधर ले जाइए तो किलोमीटर हो गया। अब देखिए आपको मीटर बदलना है कि मीटर कितना आएगा, तो आपके पास किलोमीटर कितना दे रखा है, मीटर कितना दे रखा है, इतना मीटर दे रखा है। तो किलोमीटर में कैसे लिखेंगे, इसको इससे गुणा कर दो, तो इससे ये कट गया, यानी 7.5 किलोमीटर। अब देखिए कहने का मतलब इतना ही है कि किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर होता है छोटा। तो जब देखिए बड़ा मतलब बड़ा, आपको मैं अगर आइडिया से अगर लॉजिक समझाऊं तो वैसे एक्चुअली इसका लॉजिक नहीं है, बस याद कराने का एक तरीका है कि किलोमीटर जो होता है वो बड़ा होता है और मीटर जो होता है वो छोटा होता है। यानी जब मीटर को किलोमीटर में बदलना हो, समझ रहे हो आप, मीटर यानी छोटा, मीटर को जब किलोमीटर में बदलना हो तो भाग देना पड़ता है। ये भाग का साइन है, ये क्रॉस का साइन है। यानी जब मीटर को किलोमीटर में बदलना हो तो भाग देना 1000 का, और जब किलोमीटर को मीटर में बदलना हो तो गुणा करना पड़ता है, किसका, 1000 का। आपको ये रिलेशन तो याद होना चाहिए कि 1 के बराबर 1000 है, तो बस गुणा भाग कब करना है वो आपको समझा दिया। इसी तरह आप मीटर से सेंटीमीटर के अंदर कर सकते हो। गॉट इट। आई होप कि आपकी आगे कभी ऐसी गलती नहीं होगी इसके अंदर। फिर भी अगर आप करते हो तो देखिए उसका कुछ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल का पहिया मैं यहाँ पे आपको किसी भी क्वेश्चन को समझा दूंगा अच्छे से, लेकिन कैलकुलेशन नहीं करूँगा। कैलकुलेशन आप अपनी रफ नोटबुक में कर लेना, क्योंकि ज़्यादा टाइम खराब होता है। चलने में 5000 चक्कर लगाता है। पाँच 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास क्या होगा। आप समझ आना क्वेश्चन आगे। देखिए एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। देखिए 5000 चक्कर लगाता है, तो व्यास ज्ञात कीजिए। आपको पता है जो व्यास होता है वो 2r के बराबर होता है। दैट मीन्स अगर मैं r निकालूं तो उसको 2 से इंटू करके व्यास निकाल सकता हूं। यानी मेरे को r निकालनी है, पहिए की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, अब छोड़िए त्रिज्या को, भूल जाइए एक बार। मैंने आपको अभी एक नोट लिखाया था कि पहिए जो है, पहिए के
चक्रों की जो संख्या होती है, चक्रों की जो संख्या होती है वो बराबर होती है तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बटा परिधि। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चक्रों की संख्या आपको दी हुई है कितनी, 5000। तय की गई दूरी आपको दी है 11 किलोमीटर और परिधि आपको निकालनी है, मतलब निकालनी है आपको व्यास है, लेकिन आप अगर देखोगे तो परिधि इक्वल टू क्या होता है 2πr। 2πr के अंदर 2πr में 2 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, r की वैल्यू नहीं पता आपको, तो r ही तो निकालनी है हमें। तो इनडायरेक्टली हमें r निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, परिधि निकालनी पड़ेगी। तो परिधि अगर मैं यहाँ ले जाऊँ, चक्रों की संख्या नीचे ले आऊँ, काम हो जाएगा। यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी परिधि इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यानी तय की गई दूरी, टोटल दूरी, एंड नंबर ऑफ राउंड यानी चक्रों की संख्या अपॉन चक्रों की संख्या। आप ये मत समझना कि आधा इंग्लिश आधा हिंदी, वैसे चलता है, आपको समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है मेरी, 11 किलोमीटर, ये 11 किलोमीटर में अपॉन चक्रों की संख्या कितनी है 5000। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया था 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। अब देखिए 11 किलोमीटर बड़ी चीज़ है, इसको मेरे को बदलना है मीटर में, तो मैं क्या करूँगा, गुणा करूँगा किससे, 1000 से, यानी मैं लिख दूंगा 11 × 1000 बटा नीचे 5000 है। अब मेरे को मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करूँगा, मीटर बड़ा है सेंटीमीटर छोटा है, यानी मैं गुणा करूँगा किससे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी मैं 100 से गुणा करूँगा, लिख दिया। अब देखिए 3 बिंदु से 3 बिंदु काट दी, 5 को मैंने इससे काट दिया, कितना आया 20 पंजो 100, 20 11 दूनी 22, यानी 220 सेंटीमीटर मेरी क्या आई रेडियस, रेडियस नहीं सॉरी 2πr। देखिए मैं परिधि को लिख सकता हूँ 2πr, 2πr इज इक्वल टू मेरे क्या है 220, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा 2πr इज इक्वल टू 220 लिख लूँगा, और यहाँ से मैं अगर r निकालता हूँ तो क्या आएगा 220 अपॉन 2π, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, ऊपर 7 जाएगा, तो देखिए 22 से काट दिया 10 आया, इससे काट दिया 5 आया 35, तो r इज इक्वल टू मेरी क्या आ गई 35। अब r निकल गई तो व्यास तो आप निकाल ही सकते हो, इसको मिटा दूं। अगर r इज इक्वल टू आपकी 35 आई है तो डायमीटर व्यास बराबर क्या आएगा आपको 2r, तो 2r कितना है मेरा 35, तो क्या आ गया 70 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या हो गया व्यास। समझ में आ गया, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, एकदम आसान है, बस सूत्रों का खेल। अगर फॉर्मूले आपको अंगुलियों पे हैं, फॉर्मूले याद है तो बहुत आसानी से कर सकते हो। इरेज कर रहा हूँ। देखिए कैलकुलेशन में अगर कहीं भी गड़बड़ हो जाए, कुछ भी दिक्कत हो जाए तो माफ़ करना क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि जल्दबाजी में गलतियाँ हो जाती हैं, तो कृपया आप अपने स्तर पे उसको सुधार लेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि एक वृत्त के परिमाप के बराबर है। एक वृत्त की परिधि जो है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए मैंने सीधा डायरेक्टली ऐसा लिख लिया। ओके, अब आगे क्या दिया हुआ है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए वृत्त की परिधि आपको पता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, जो आपको अभी बताया था थोड़ी देर। अब देखिए वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है स्क्वायर, और ये है सर्कल। देखिए सर्कल होता है, सर्कल की परिधि होती है ये, यानी कि परिधि मतलब बाउंड्री,
आप बाउंड्री से समझ सकते हो परिधि का मतलब। उसी तरह ये स्क्वायर जो है, इसकी अगर मैं परिधि बोलूं या इसका परिमाप बोलूं, तो परिमाप जो होता है वो क्या होगा, इसकी बाउंड्री। इसकी बाउंड्री मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये इसका क्या होता है, परिमाप होता है। अब आपको पता है वृत्त की में चारों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, स्क्वायर में चारों जो भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी मैंने इसकी भुजा मान ली ए है, ये ए, ये ए, ये ए हो गया। तो इसकी साइड 4 साइड है, 4 साइड जो टोटल साइड होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी ए हो गया। तो इसका मैं परिमाप बोलूं, वृत्त का परिमाप, तो क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए मतलब 4a। ठीक है, इसका परिमाप यानी परिधि, इसकी परिधि क्या होती है, 2 पाई r। इसने यही कहा है कि वृत्त की परिधि वृत्त के परिमाप के बराबर है, यानी फर्स्ट कंडीशन जो है वो ये है कि 2 पाई r जो है वो बराबर है इसके 4a के। तो मैं यहाँ से अगर r की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, r की वैल्यू आएगी 2a/पाई। अभी तक मेरी r की वैल्यू आई है। चलिए आगे बोलता है कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, देखिए वर्ग मीटर, मैं आपको बता दूं, इकाई बता दूं आखिर में, जो मीटर है वो तो एक डिस्टेंस की यूनिट होती है, कि मतलब दूरी को मीटर के अंदर मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट की एक इकाई है कि मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। ओके, वर्ग जो है, जहां भी वर्ग लगा हो तो वो क्षेत्रफल को, एरिया को डिनोट करता है। वर्ग का मतलब होता है एरिया, किसी भी चीज का, किसी भी आकृति का, किसी भी ज्योमेट्री का जो एरिया होता है उसके अंदर वर्ग मीटर के कोई भी इकाई डिनोट करते हैं, उसको वर्ग जहां भी लिखा हो उसका मतलब है एरिया। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो दे रखा है हमें, 484, क्योंकि इसकी साइड क्या है, भुजा क्या ए है, तो ए स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, √484, जिसका मान होता है 22। आप इसको 22 को 22 से इंटू करोगे तो ये आएगा। तो अब यहाँ पे आप मीटर लिखोगे, वर्ग मीटर नहीं लिखोगे, क्योंकि ये क्षेत्रफल नहीं है, एक साइड है, भुजा है, भुजा को डिनोट किया आपने। तो भुजा हमेशा सिर्फ एक लेंथ होती है, लेंथ मीटर के अंदर होगी, क्योंकि मीटर हमें दे रखा है। गॉट इट। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई 22। अब मैं ए की वैल्यू अगर यहाँ रखूँ तो मेरी आर की वैल्यू आ जाएगी। देखिए आर बराबर क्या होगा, 2 × 22 बटा पाई की वैल्यू क्या आती है, 22/7, यानी 7 ऊपर गया, तो 22 से 22 गया 14। तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, 14। जब r मेरे पास आ गई तो मैं वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकता हूं आसानी से। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो क्या होता है, पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको दे रखी है 22/7, r की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है 14, तो 14 × 14 ये गया 2, 44 × 14। अब इसको सोल्व कर लेना, ये जो आएगा वो क्या आएगा, एरिया मतलब क्षेत्रफल, यानी ये जो आएगा वो आएगा वर्ग मीटर के अंदर, इसको वर्ग मीटर के अंदर, क्योंकि क्षेत्रफल है। गॉट इट। आप यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो आप रफ कॉपी में निकाल के देख लेना जो भी है। एक क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन और भी आसान है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि वृत्ताकार खेत है। आपको मैं मौके के लिए बता रहा हूँ, लिखूंगा नहीं क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इतना टाइम वेस्ट ना करके अगर क्वेश्चन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए आप नोट करते जाइए। एक वृत्ताकार खेत है, कोई खेत है जो किस आकृति का है, वृत्ताकार है। 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय, 24 रुपये प्रति मीटर के दर से बाड़ लगाने का व्यय। बाड़ लगाने का व्यय कितने हैं, 5280 रुपये। ओके। अब देखिए इस क्षेत्र की, यानी ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। तो खेत की जुताई करने का व्यय क्या होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, व्यय होता है धन राशि, कितना पैसा लगता है प्रति मीटर लग गया। इसका मतलब सिर्फ एक लेंथ है, यानी एक लंबाई है। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि ये जो होगा
जो भी इसकी बात कर रहा है वो एक तरीके से एक परिधि होगी या कोई लेंथ होगी, क्षेत्रफल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रति मीटर की बात कर रहे हैं, यानी एक लेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 24 रुपया प्रति का मतलब होता है सिंगल 1 मीटर, यानी 1 मीटर जो है उसका 24 रुपये के हिसाब से टोटल बाड़ लगाने का खर्चा इतना आता है। अब आपको बता दूं मैं कि बाड़ जो होती है खेतों के अंदर, आप अगर खेतों से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा कि बाड़ जो होती है वो बाउंड्री पे लगती है, बाउंड्री पे लगती है ताकि किसी प्रकार के कोई जानवर जो है वो खेत के अंदर ना आ सके, या फिर खेत के अंदर बाहर का पानी ना आ सके, या फिर अंदर की चीज़ें बाहर ना जा सके। ठीक है, तो बाउंड्री पे लगती है, मतलब यहाँ परिधि की बात कर रहा है, तो हमें क्या निकालनी है, पहले तो परिधि निकालनी है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि जुताई कराई जानी है 1/2 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। जुताई कहाँ होती है, अंदर होती है, मतलब जुताई के लिए यानी किसी भी फसल को बोना होगा उसके लिए पहले फसल के लिए पहले मिट्टी को खोदा जाता है, उसको जुताई बोलते हैं। तो ये अंदर होगा, तो मतलब क्षेत्रफल की बात कर रहा है। ठीक है, उसको हम बाद में देखते हैं, पहले इसको निकालते हैं। तो इसकी परिधि क्या होगी, इसकी परिधि होगी 2πr, इसकी परिधि होगी 2πr, मतलब इतनी टोटल लेंथ इतनी होगी। अब देखिए कि एक जो है 1 मीटर जो है 1 मीटर उसका कितना रुपया लगता है, 24 रुपये, क्योंकि 24 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से। अब ये मेरी परिधि जो है वो टोटल लेंथ आ गई, तो 2πr अगर मीटर हो तो उसका खर्चा कितना आएगा, 24 × 2πr आएगा, 2πr आएगा। ठीक है, अब अगला कह रहा है कि जो पूरी बाड़ लगाने का खर्चा है, यही तो होगा बाड़ लगाने का खर्चा, वो कितना है हमें दे रखा है, वो है 5280। इतना खर्चा हमें पूरा दे रखा है, यानी मैं यहाँ से r की वैल्यू निकाल लूँगा। r की वैल्यू क्या आएगी, 5280 अपॉन 2π × 24। यहाँ से मैं पाई की वैल्यू रख दूंगा 22/7। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको सोल्व करता हूँ, तो 24 को इससे मैं सोल्व करूँगा तो क्या आएगा, r की वैल्यू देख लीजिए, पहले इसको काट दीजिए 2 से, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 1 2 6 12, 2 4 8 0, ये आ गया 26 40 × 7 अपॉन 22 × 24। देखिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, ये कट जाएगा, इसकी कोई भी वैल्यू आ गई, x वैल्यू आ गई, कोई भी एक वैल्यू आएगी, वो मान लीजिए x वैल्यू आ गई, ये r आ गया अपना। अब हमें क्या करना है, जुताई करनी है, जुताई मतलब क्षेत्रफल, तो मैं एरिया निकालूंगा। एरिया कितना होता है, πr², πr² के अंदर मैं पाई की वैल्यू रख दूंगा 22/7, और यहाँ जो भी x की वैल्यू आई है वो मेरा r बन गया, तो मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल आएगा मेरा कोई ना कोई मेरा y क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल आएगा y। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है कि इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है, जुताई कराई जानी है। देखिए प्रति वर्ग मीटर आ गया, मतलब क्षेत्रफल। तो देखिए 1 प्रति वर्ग मीटर जो है, 1 प्रति वर्ग मीटर जो है उसका खर्चा आता है 0.5 रुपये, मतलब 1/2 रुपये। तो टोटल वर्ग मीटर क्या आएगा, एरिया y आएगा कोई ना कोई, तो मैं क्या लिख दूंगा, y × 1/2। यहाँ से जब मैं सोल्व करूँगा तो कोई एक राशि आएगी, वो मेरा क्या हो जाएगा, टोटल रुपया। तो इसने यही पूछा था कि इसका खेत की जुताई कराने का टोटल खर्चा कितना आएगा, तो खेत की जुताई कराने का टोटल खर्चा जो आएगा वो आएगा। आप कैलकुलेशन अपने स्तर पर कर लेना। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कंपटीशन में पूछे जाते हैं, एसएससी या नेवी एयरफोर्स की अगर तैयारी करते हो 2 साल बाद 3 साल बाद जब भी, तो उसके अंदर भी ऐसे पूछे जाते हैं। आखिरी एंड फाइनल क्वेश्चन है कि एक वर्ताकार
एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन है, ये बोलता है कि वर्ताकार घास का एक मैदान है। मान लीजिए कोई एक वर्ताकार घास का मैदान कुछ इस तरह है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, टोटल 35 है, ठीक है। ये बोलता है कि इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग बना है। इसके चारों ओर का मतलब रहता है चारों तरफ, कितने का, 7 मीटर का। तो मैं बोल दूं कुछ इस तरह का है, ये मान लीजिए ये 7 मीटर है, मतलब जो है इसकी 7 मीटर चौड़ाई, कहीं से भी नाप लीजिए इसका 7 मीटर है। यानी मैं कह दूं कि ये जो पूरी 7 है और यहाँ से लेके पूरी कितनी है, 35 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ कितनी होगी, 28 होगी। टोटल इसकी रेडियस जो है इस सर्कल की वो 35 है, यानी 35 है। और ये कहता है 7 मीटर चौड़ा एक पट्टा है, मतलब एक वर्गाकार कोई भी एक मार्ग है, सॉरी वर्गाकार नहीं, 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग बना हुआ है, कोई भी एक रास्ता है। तो मैं 7 मीटर अगर कम कर दूं तो छोटा जो सर्कल मेरे को मिल रहा है वो कितना होगा, 28 होगी उसकी रेडियस, ठीक है। तो इस छोटे सर्कल को मान ली मैंने R1 है, R1 मेरी कितनी हो गई, 28 मीटर हो गई। और जो बड़े वाली थी वो कितनी है मेरी, R2 है, R2 कितनी है मेरी, 35 मीटर, क्योंकि 35 में से 7 मीटर तो चौड़ा हो ही गया। अब मेरे को क्या निकालना है कि उस मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग तो यही है, अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल जो है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मार्ग का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, वेयर R2 जो है वो ग्रेटर देन होगी R1 से, ये बताया था। चलिए पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, R2 कितना है 35, तो 35 का स्क्वायर माइनस R कितना है 28 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे तो मार्ग का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आज हमने वृत्त की जो परिधि और क्षेत्रफल के बारे में संपूर्ण विस्तार से पढ़ लिया।